नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी होंगे। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर कहते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव के बीच ओवैसी मुस्लिमों को एक बार फिर से डरा रहे हैं। पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हालात वैसे ही हो गए हैं जैसे हिटलर के समय यहूदियों के थे, और वैसे ही अभी भारत में भी मुस्लिमों के हालात हैं। तो ओवैसी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। को जूस और हिटलर, जो हिटलर ने जूस के साथ किया उसके साथ जोड़ा आपने। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। फार्मूला 1 भगाएंगे गाड़ी, वो भाषण में अपना मंगलसूत्र पर आ गए, अब कुछ बोलेंगे। वो फार्मूला 1 पे और आजकल आप मोटरसाइकिल पे हैं। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं चला सकता गाड़ी। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, जो कुछ भी ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं, उस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ओवैसी साहब को मैं बोलता हूँ बीबीसी, बहकाना, भड़काना, चिल्लाना, ये भड़काऊ भाईजान है। और इनकी दुकान जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजकल नई मुस्लिम लीग बने घूम रही है, तो भाई मैं कैसे ओरिजिनल मुस्लिम लीग बनूं? इस होड़ में ये लोग अजीबोगरीब बयान देते हैं। अब इनसे पूछिए एक बार कि यदि ऐसी स्थिति निर्माण हो चुकी है, तो जब 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को काटा गया कांग्रेस के राज में, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, बाकी सारी जगह दंगे हुए, तब उस कांग्रेस के साथ आज तेलंगाना में और आज हैदराबाद में गठबंधन किसने किया? ओवैसी ने। और आज ओवैसी को लग रहा है कि उस समय पर तो सेकुलरिज्म का सुरमा चल रहा था और आज जो है एकदम खराब काल चल रहा है। तो देखिए, उनकी अपीसमेंट पॉलिटिक्स की दुकान बंद हो रही है, इसलिए ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और बातें करते करते मोदी विरोध में, देश के विरोध में, देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। चाहे राहुल हो, चाहे ओवैसी हो, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। खुद की सीट पर भी चैलेंज मिल रहा है लगातार। खुद की जो बची कुची सीट है, जो इकलौती सीट है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो क्या घबराहट हो रही है, जो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं मुस्लिमों को लेकर, हिटलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए। देखिए, यही स्थिति है। जैसे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए रायबरेली के लिए, वायनाड में भी उनको लग रहा है हार हो रही है, वैसे जो हैदराबाद के राहुल है अर्थात ओवैसी, उनको भी लग रहा है कि कहीं पर मेरी स्थिति खराब ना हो जाए और इस हैदराबाद का भाग्य ना बदल जाए। तो इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं। और जिनके खुद के पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, वो दूसरों को सेकुलरिज्म का उपदेश सुना रहे हैं। बताइए शहजाद, ये 44% जो मुस्लिम हैं हैदराबाद की, अगर हम बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको लग रहा है कि इस बार जो माधवीलता की तरफ से जबरदस्त प्रचार, जो उनकी छवि रही है, क्या मुस्लिम वोटर्स भी छिटकने का डर ओवैसी को, और इसलिए बार बार मुस्लिमों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी? देखिए, अभी तक हैदराबाद में जो मुसलमानों की स्थिति है वो सबसे खराब स्थिति में है पूरे देश में। अगर आप देखें तो बंगाल और हैदराबाद के मुसलमानों को सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा लाचारी में रखा गया है। और वहां पर दोनों जगह तथाकथित सेकुलर गवर्नमेंट है। और गुजरात के मुसलमान की सिचुएशन देखो, अबव एवरेज एजुकेशन, अबव एवरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन, अबव एवरेज जॉब्स की स्थिति। तो इसका मतलब ये है कि केवल और केवल डर दिखाकर उनको गरीबी में रखने का काम किया गया, और इसीलिए मुसलमान भी उनके पास से छिटक रहा है। तो वोट जिहाद की बात की, और वोट जिहाद की बात करते करते आपको याद है मारिया आलम ने क्या बोला कि मुसलमान अगर वहां जाएंगे तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो ये हुक्का पानी चलता रहे अपना, इसीलिए इस प्रकार की कवायद है। बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि खुद की दुकान जो है वो चलती रहे, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टारगेट जो है वो यहां पर लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताएं, केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। आज की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मंगलवार को सुनवाई एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत दिए जाने पर सुनवाई यहां पर करेगा, और उस दिन कोर्ट तय करेगी कि बेल दी जाए या फिर नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि प्रावधान के मुताबिक अब तक जांच एजेंसी ने आरोपी केजरीवाल की संपत्ति अटैच क्यों नहीं की है।
आज हम मौजूद हैं मैनपुरी में, और जब मैनपुरी की बात होती है तो इन दिनों सुर्खियों में एक ही नाम है और वो है डिंपल यादव, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लगातार चुनावी प्रचार कर रही हैं और किस तरीके से मैनपुरी के मेन मुद्दों को भाप पा रही हैं, इन्हीं की जुबानी समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डिंपल यादव जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए, अगर सबसे पहले हम शुरुआत करें, मैनपुरी के बड़े मुद्दे क्या हैं जो आप अब तक भाप पाई हैं, जो आपको लगता है कि कुछ अधूरे काम रह गए और वो अब जनता के सामने आपको पूरे करने हैं, उनको लेकर आप जा रही हैं? मैं समझती हूँ कि आज सभी वर्गों में कहीं ना कहीं नाराज़गी इस बात की है कि रोज़गार नहीं है। सबसे पहली बात तो युवाओं के पास रोज़गार और नौकरियां नहीं है। दूसरी बात है जो महंगाई, जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस पे कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है और जो राशन में खाली बाजरा दे पा रही है सरकार, और कहीं ना कहीं जो राशन में कटौती भारी हुई है पिछले 10 वर्षों में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार तो बार बार कह रही है कि हम राशन इतना भरपूर दे रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को हम दे रहे हैं, जो कि पीडीए तो आपका हार्डकोर एक वोट बैंक है। मैं समझती हूँ कि अगर आप गांव-गांव जाएंगे, या तो आप वाकिफ़ नहीं है या आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राशन में खाली बाजरा मिल रहा है, इतनी गर्मी में, और इतना 3rd क्लास क्वालिटी का बाजरा है, और क्योंकि हमको माताओं बहनों ने लाके भी दिखाया है। और मैं समझती हूँ कि मैं अपनी हर मीटिंग में इस बात को एड्रेस कर रही हूँ कि जो 10 साल की पहले की जो व्यवस्थाएँ थी वो कितनी बेहतर थी और जो आज की व्यवस्थाएँ हैं वो कितनी निराशाजनक है कहीं ना कहीं। कि अब आपको एक नया नवेला राजनेता के तौर पे लोग नहीं देख रहे हैं, एक सीजन्ड पर्सनैलिटी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उस तौर पर लोग देख रहे हैं। आप अपनी उस जिम्मेदारी को कैसे निभा रही हैं? लोगों के बीच जा रही हैं तो लोग तो घेर लेते हैं, लेकिन कैसे आप उनको आश्वासन दे पाते हैं? नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया क्षेत्र है और काफ़ी अब इस बार हम गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में एक उत्सुकता भी है कि वो अपने सांसद को देख लें और बातचीत कर लें और अपनी जो भी दिक्कत है उसे बता दें। तो मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी बड़ी है और आई होप कि मैं इसको पूरा कर पाऊँ। लेकिन अगर हम आपके सामने प्रतिद्वंदी की बात करें, जयवीर सिंह, जो कि योगी कैबिनेट में पर्यटक मंत्री भी हैं, और उनके प्रचार के लिए आज तो योगी आदित्यनाथ भी आए, अमित शाह भी आए, और लोगों से कह रहे हैं आप इनका कद बढ़ाइए, इनको बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। कैसे आप जाकर उसको काउंटर कर रहे हैं लोगों के बीच? मैं समझती हूँ कि कद बढ़ने से क्या होगा। इतने बड़े गद्दावर नेता जब हमारे भारत को संभाल नहीं पाए ढंग से, जहाँ आज पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जहाँ आज युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, तो आप जितना भी कद आप बड़ा कर लीजिए, आप आसमान छू लीजिए, लेकिन जब हम मूलभूत सुविधाएं और लोगों के जीवन में परिवर्तन कहीं ना कहीं नहीं ला पा रहे हैं तो कद की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। अच्छा डिंपल जी, ये बताइए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? परिवारवाद का बार बार आरोप क्यों लग रहा है? कह रहे हैं 5 लोगों को इन्होंने अपने परिवार में टिकट दे दिए। खुद मध्य प्रदेश से मोहन यादव आए और वो कह रहे हैं कि यादव सिर्फ इन्हीं के परिवार में है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में कोई यादव नहीं दिख रहा क्या? मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मन में इस परिवार से डर है, क्योंकि लोग बहुत प्यार और सम्मान और आशीर्वाद देते हैं हम सभी को। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इस बात की टीस है कि यही आदर, प्यार और सम्मान दूसरे नेताओं को नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से ये दोगुली बातें करते हैं परिवारवाद की। और अगर आप उठा के देखेंगे, अगर आप कश्मीर में देखेंगे, तो आप ने ही महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया, पंजाब में भी आपने सुखबीर सिंह बादल जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसी के साथ आपने देवगौड़ा जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसी के साथ आपने आंध्र प्रदेश में साउथ में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से गठबंधन किया। तो आप खुद तो सभी और महाराष्ट्र में आपने राज ठाकरे जी के साथ, अजीत पवार के साथ गठबंधन किया। तो फिर आप अगर परिवार की बात कर रहे हैं तो ये आपको परिवारवाद, जिसके साथ आप लगातार हर प्रदेश में गठबंधन कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी ये तो दोगुली बात हो गई है। आज जब योगी जी पहुंचे थे, कह रहे थे परिवारवाद और वर्सेस बदलते भारत को आपको देखना है। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बदला है, कानून व्यवस्था यहाँ बेहतर हुई है? क्या महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित हैं? क्या एनसीआरबी के आंकड़े निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50% महिलाओं के साथ जघन्य अपराध के मामले बढ़े हैं और ये सरकार उन मामलों का संज्ञान नहीं दे रही है। और कई बार तो भाजपा के लोग इस तरह के प्रकरण में सामने आए हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति इसीलिए है क्योंकि सरकार अपनी आंखें मूंद के रखना चाहती है जो वास्तविक में मुद्दे हैं, जहां महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। तो अदिति को घर में बताया गया था कि चुनाव होना है तो अपने मम्मा के साथ प्रचार में जुटना है, या अंदर से आया? क्योंकि अदिति उन दिनों सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपना 12th टॉप किया था।
मैं समझती हूँ कि आपको पता है 12 टॉप किया था, अब ग्रेजुएशन कर सकी है, तो बच्चों के अपना खुद का माइंडसेट होता है और कहीं ना कहीं बच्चों को होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स को किसी भी रूप में हल्की फुल्की हेल्प कर सके। तो यही विचार के साथ और यही सोच के साथ आई थिंक शी इज़ कम फॉर कैंपेनिंग। अपने आप को इतना आपने अपडेटेड रखा हुआ है, आपने ऐसा कटाक्ष किया कि बीजेपी एनडीए के गठबंधन आपने देश भर से बता दिए, आपने मुद्दे बता दिए, आपने एनसीआरबी का रिपोर्ट बता दिया। ये सब चीज़ें आप कैसे अपने पास रख रहे हैं? मतलब लगातार गाड़ी में चल रहे तो अध्ययन हो रहा है, आप कहाँ से ये सब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? नहीं, मैं एक कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ ये वास्तविकता है, क्योंकि ये जो है पूरा प्रदेश और देश आज झेल रहा है। मुलायम सिंह यादव की हम बात करें, 2022 में जब उनका निधन हुआ था, आप उपचुनाव में आई, जीती, तो सबका कहना था एक सिंपैथी वोट मिल गई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। आपके हिसाब से चौंकाने वाले नतीजों की परिभाषा क्या है? तो मैं समझती हूँ कि जो आज की पूरी व्यवस्था है हमारे देश में, प्रदेश में, वो चौंकाने वाली ही है। किस तरह से ये जो चंदा वाला जो पूरा कांड खुल के सामने आया है, किस तरह कोविशील्ड जो इंजेक्शन लगा दिया है और अब बता रहे हैं कि इसके बहुत ही गहरे परिणाम हो सकते हैं, कैसे हमारे युवाओं को हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक्स का जो मामलों से झेल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सब चुकाने वाले मामले ही हैं, और किस तरह हमारे आज युवा बेरोज़गार दर दर भटक रहे हैं, किस तरह अग्निवीर जैसी योजना लेके सरकार आई है। तो मैं समझती हूँ ये सब चुकाने वाली ही बातें हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैनपुरी में, मैं तो पहली बार आई हूँ, इतना ज़बरदस्त तरीके से धूल मिट्टी है, दूर दूर तक कुछ मिल नहीं रहा है। हम पूरे रास्ते घूम रहे तो कहीं शौचालय की सुविधा नहीं मिल पाई है। तो आप अगर सांसद बनती हैं तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्या मिलेंगी लोगों को? नहीं, अगर आप यहाँ पर लोगों को जानेंगे तो आपको शौचालय की व्यवस्था अच्छी तरह से मिल जाएगी। और मैं समझती हूँ कि वास्ट एरिया है और रूरल और थोड़ा सा टाउन एरिया मिक्स्ड है, इसीलिए आपको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पक्का किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे विद्यालय हैं एंड स्कूल्स हैं, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप पढ़ी लिखी हैं, आप उत्तराखंड से आती हैं, आप ज़मीनी मुद्दे समझती हैं, आपको क्या लगता है कि जब आप जीत जाएंगी तो मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए ये काम होगा? हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, हमने पोषण मिशन चलाने का काम किया, हमने गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशियस फूड खिलाने का काम किया। तो अगर आप सरकार में होते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन थिंक एंड यू कैन एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, लेकिन आपको उस तरह की सोच चाहिए कि आप अपना एग्जीक्यूशन सही तरह से भी कर पाए। इतना स्ट्रेस आपको होता होगा, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए कोई सीरीज आप देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, या क्या करते हो? मैं क्या करती हूँ, आई डू लाइक मैं प्राणायाम करती हूँ। अच्छा, योगा करते हो आप डेली बेसिस पे? या आई ट्राई टू डू इट। तो यही आपकी एक ब्यूटी का राज है? इट कैन बी। आप हम लोग तो पूरा मेकअप और करके आए थे, पूरा खाना खा लिया, लेकिन आपका नहीं, ये इतनी फ्रेशनेस कैसे? नहीं, ये तो कृपा है। कृपा से आपने बताया किस ईश्वर को आजकल ज्यादा आप पूज रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, जो जीत का आपको लग रहा है? I think every God is fascinating। सब भगवानों की अपनी एनर्जीज हैं एंड आप किसके साथ कनेक्ट कर जाए, बात इतनी सी। आपकी गाड़ी में मैंने कृष्ण राधा देखे तो, और आपके गले में माला देख रही हूँ। ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम रखेंगे। कृष्ण राधा जी तो अभी मुझे किसी ने रास्ते में गिफ्ट करे हैं, और माला भी है, गले में है, तो अच्छी बात है।